हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडीआर क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और आज की क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, जिसका टॉपिक रहेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और साथ ही साथ में हम लोग इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, हम लोग जितना भी स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो मेनली 3 बुक्स का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे क्या एनसीईआरटी की बुक, और साथ साथ हम लोग लेकर चलेंगे इसके अंदर टीआर जेन, और साथ साथ में हम लोग लेकर चलेंगे इसके अंदर टुगेदर विद के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो भी हम लोग साथ साथ में इसी के लेकर चलेंगे। तो मेनली हम लोग जितना भी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर वो 3 बुक्स का कॉम्बिनेशन है। देखिए, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग हमेशा इकोनॉमी एज अ होल लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? इकोनॉमी एज अ होल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी एक इकोनॉमी के अंदर कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि एक पूरी होल ओवर इकोनॉमी के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हम लोग अगर बात करें अपनी, तो पूरी इंडिया के अंदर कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंजम्पशन, तो इस कंजम्पशन से भी एक वर्ड निकल कर आता है क्या? कंज्यूमर। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन है। तो अभी तक तो हम लोग समझते थे कि यार कंज्यूमर तो हम लोग ही हैं, हम लोग मार्केट में जाते हैं, सामान परचेस करते हैं, तो हम लोग ही कंज्यूमर है। लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कंज्यूमर को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे रखते हैं किसको? हाउस होल्ड को। नंबर 2 पे किसको रखेंगे? गवर्नमेंट। और नंबर 3 पे क्या आएगा आप लोगों का? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कर लो, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट अलग से लिख दिया है यहाँ पर, तो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम बात करें हाउस होल्ड की, तो वो लोग सामान परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, मार्केट से जाकर के चीजें परचेज करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? देखो, अगर वो चीजों को परचेज करेंगे किस लिए? दे बाय गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, आप लोगों का मन किया कि चलो जी मैगी खानी है, तो फटाफट से मार्केट में गए, सामान ले आए खाने का, मैगी उठा कर ले आए। तो मतलब क्या हुआ कि हाउस होल्ड क्या करता है? अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए वो मार्केट में जाता है, सामान परचेज करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। अगर बात करें इससे आगे हम लोग गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो, जैसे आप लोगों को अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं, सरकारी स्कूल, वहां पर जो गवर्नमेंट होती है वहां पे स्टूडेंट्स के लिए जो होता है वो मिड डे मील्स स्टैब्लिश कराते हैं। तो बेटा मिड डे मील्स के वहां पर होता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, वहां पे भी कुछ बच्चों को खाने पीने के लिए चीजें मिलती हैं। तो ऑब्वियस पता है गवर्नमेंट को फ्री थोड़ा ना मिलती होगी, गवर्नमेंट ने तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया होगा उसके लिए, उसको परचेज करने के लिए। अब देखो, आप लोगों को अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल कार्ड वाले लोग हैं, उन लोगों को मतलब प्रॉपर चीजें प्रोवाइड कराने के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करते हैं, कुछ डिपोट्स वगैरह जगह जगह पर स्टैब्लिश कराते हैं। वो डिपोट्स क्या करते हैं, वहां पर उन लोगों को वही चीजें जो मार्केट के अंदर जैसे लाइक आटा, चीनी, दाल, चावल, मतलब ये चीजें जो मार्केट से महंगे रेट पे मिलती हैं, वही गवर्नमेंट इन लोगों को डिपो के हेल्प से वही उन लोगों को क्या करते हैं, चीप रेट्स में क्या करा देती है, अवेलेबल करा देती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर किया होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पर हम बात करें तो क्या गवर्नमेंट का जो मोटिव होगा वो क्या सोशल प्रॉफिट मोटिव होगा? क्या नहीं, गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा? फॉर वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर के अंदर ही हम लोगों ने जो थर्ड कैटेगरी बना रखी है वो क्या है? थर्ड कैटेगरी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर मेनली हम लोग इंक्लूड करेंगे किसको? टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारास हो गए। जैसे आप लोगों को पता है कि गुरुद्वारे में या टेम्पल्स वगैरह में, मंदिरों में टाइम टू टाइम लंगर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, वो लंगर जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ भी ऐसी चीजें लाइक जो मेनली नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ये मेनली किस लिए वर्क करेंगी? ऑब्वियसली बात है बेटा, चैरिटी के लिए वर्क करेंगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनको भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अगर हम लोग इसको पूरे को इकट्ठा कर दें तो बेटा इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर मेनली क्या क्या इंक्लूड होगा? अब जरा इसको इक्वेशन की हेल्प से बनाएं, यानी कि एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर प्लस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग अगर एक इक्वेशन फॉर्म में बनाएं तो उसका मीनिंग क्या बनेगा बेटा? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is the sum total of expenditure by the household plus expenditure by the government plus expenditure by the non-profit private organizations।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब, तो बेटा यहाँ पर मैंने देखो एक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, क्या स्पेशली क्या? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब इसको हम लोग आगे समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। और अगर हम लोग इसको एक नाम और देना चाहें इन्वेस्टमेंट को, तो इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसका मतलब यहाँ पर ये कैपिटल आप लोग वो मत समझना जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखो एज अ लेमैन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊं तो ना, ये कोई भी पर्सन है, इसके पास ना एक बाइक थी, ठीक है, जो इसने परचेज करी थी कितने की? फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज की एक बाइक परचेज की थी। अब ये जो बाइक किसके पास थी, ये इसकी क्या है? एक स्टॉक ऑफ कैपिटल है। क्या है बेटा? ये इसकी एक स्टॉक ऑफ कैपिटल। मान के चलो इसने क्या किया? एडिशन की एक बाइक और परचेज कर ली इसने। क्या किया? एक न्यू बाइक परचेज की। अब जो ये न्यू बाइक इसने परचेज की, वो परचेज की इसने 60,000 रुपीज की। इसका मतलब बेटा इसकी जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब जो जितने रुपए से इसकी स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी, तो ये भी इसके लिए क्या है? एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो आप लोग इसको एज अ लेमैन समझ सकते हो कि क्या स्टॉक ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू क्या? हम लोगों की एक एसेट इंक्रीज हो रही है बेटा। यहाँ पे आप लोग इसको एसेट्स फिर उसमें भी जान सकते हो कि अगर कोई भी हम लोगों की एसेट इंक्रीज होगी तो वो क्या बना जाएगी? हम लोगों की स्टॉक ऑफ कैपिटल बना जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। इसको देखो, इसको अगर हम लोग डिटेल में और स्टडी करना चाहें तो बेटा इन्वेस्टमेंट का एक मतलब और भी होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या बोला मैंने? यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसका मतलब भी क्या होता है कि एक पूरी इकोनॉमी के अंदर एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में टोटल कितने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन क्यों हुआ होगा? तो यहां पर हम लोगों को ब्रॉडली दो रीजंस से हम लोग बात करते हैं कि इसलिए कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ होगा। तो इसके अंदर हम लोगों को जो पहला लेकर चलते हैं वो क्या लेकर चलेंगे बेटा? रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। और सेकंड हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पर क्या? एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। देखो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि बेटा कैपिटल गुड्स मेनली हम लोगों को, देखिए यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, जितने भी हम लोगों के मशीन्स होती हैं, तो ये सब हम लोगों की क्या है बेटा? कैपिटल गुड्स। मेनली जो कैपिटल गुड्स होती है वो प्रोड्यूसर ही यूज करता है। तो मेनली प्रोड्यूसर किस रीजन से यूज करता होगा? तो मैंने इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 देखो, पहला में क्या बोला उसने? रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। देखो जैसे एक प्रोड्यूसर है, उसके पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स होंगी। अब एक टाइम पीरियड ऐसा आता है बेटा जब मशीन खराब हो जाती है, तो वैसे तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अगर हम लोगों के पास और मशीन ही अवेलेबल ना हो, कैपिटल गुड्स अवेलेबल ही ना हो, तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल होगी उसको रिप्लेस करने के लिए बेटा हम लोगों को कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करना जरूरी होगा। तो जब भी हम लोग कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली बताया, तो रीजन क्या हो सकता है बेटा? रिप्लेसमेंट, या हमारे पास पहले से कुछ एडिशन, यानी कि हमारे पास पहले से कुछ कैपिटल गुड्स पड़ी हुई हैं, यानी कि हमारे पास कुछ मशीन्स पहले से पड़ी हुई हैं। अगर मैं उसके अंदर और एडिशन करना चाहूं तो उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं? एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को भी लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल समझाया था, ये बाइक वाला। देखो यहां पर मैंने क्या एग्जांपल दिया था? एक एडिशन का। तो इसका मतलब यहां पर जो मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक, यानी कि मेरे पास जो पहले से एक बाइक पड़ी थी, उसके अंदर एक कैपिटल स्टॉक का जो एडिशन और हो चुका है। तो इसको हम लोग कैसे कंसिडर करके चलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अगर हम लोगों को पता है कि इस बंदे के पास जो ये पुरानी वाली बाइक थी ये टोटली डैमेज हो चुकी है, क्या हो चुकी है बेटा? ये टोटली डैमेज हो चुकी है। इसका मतलब क्या करेगा? वो डैमेज हो चुकी है, वो काम की तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या करेगा? इस चीज को रिप्लेस करेगा। तो इसलिए भी उसको एक नई बाइक की रिक्वायरमेंट होगी। तो एज अ लेमन अगर हम लोगों ने ये बात समझ ली, हम लोगों ने क्या मान के चले? हम लोग बेटा एक बाइक को एक कैपिटल गुड मान के चले हैं, क्योंकि इसलिए इसको हम लोग कैपिटल गुड मान के चल रहे हैं, क्योंकि मेनली तो कैपिटल गुड्स बेटा प्रोड्यूसर यूज करता है। तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक बाइक का एग्जांपल दिया। तो बाइक को हम लोग परचेज किस पर्पस के लिए करेंगे, या फिर प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स को परचेज किस लिए करेगा? अगर हम लोगों ने अपने एग्जांपल से समझ लिया, या तो क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, या फिर सेकंड रीजन क्या हो सकता है बेटा? एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। देखो जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रिप्लेसमेंट की, तो आप लोगों को हमेशा वर्ड यूज क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। देखो जब भी हम लोगों की जो कैपिटल गुड होगी वो
डेप्रिसिएट हो करके बिल्कुल खत्म हो करके हमारी जो भी कैपिटल गुड होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ऑब्वियसली बात हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी क्या, किसकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब भी रिप्लेसमेंट वर्ड यूज होगा तो आप लोगों को क्या वर्ड यूज करना है, डेप्रिसिएशन होगा। और जब भी बेटा आप लोगों को यहाँ पर एडिशन करना होगा, आप लोगों ने नई कुछ भी परचेज करोगे, नया कैपिटल गुड परचेज करोगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। देखो अगर हम लोग इसको इक्वेशन के थ्रू समझें, अगर हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को दोनों को ऐड कर दें तो बेटा हमारे पास एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। तो आप लोगों को ये दो वर्ड्स बहुत ध्यान से समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस में नेट इन्वेस्टमेंट। जो हम लोगों की बाइक थी, मैं एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि जो हम लोगों की बाइक थी वो कितने की थी, 40,000 रुपीज की। वो डेप्रिसिएशन लग के बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मान के चलते हैं, जूम करके चलते हैं कि इसके ऊपर 40,000 रुपये का क्या लगा था, डेप्रिसिएशन लग गया था। इसका मतलब क्या हुआ, और साथ साथ में हम लोगों ने क्या किया था, 60,000 रुपीज़ की परचेज की थी। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो टोटल ग्रोस इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो कितने की पड़ी हुई है, 1 लाख रुपए की। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस में नेट इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन को मिले हम लोगों ने कहाँ पर, किस पर्पस के लिए यूज किया था, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल के लिए। और अगर हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने किस पर्पस के लिए कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन किया था, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो बेटा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डेप्रिसिएशन की, तो उसी को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, जिससे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोल देते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। चलिए मैं आप लोगों से साथ यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। देखो एक प्रोड्यूसर था, कौन है बेटा, ये प्रोड्यूसर। इसका जो काम था प्रोडक्शन, जो इसकी प्रोडक्शन करना था, जिसका जो काम था वो था प्लास्टिक बोटल्स को प्रोड्यूस करता था। ये क्या करता था बेटा, प्लास्टिक बोटल्स को प्रोड्यूस करता था। इसने क्या किया, एक 10 लाख रुपए की एक ना मशीन परचेज की, जिससे वो प्रोडक्शन करता था। कितने की, 10 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की। उसे पता था कि जो ये 10 लाख रुपए की उसने मशीन परचेज की है, जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है ना, वो कितनी है भाई। उसको लग रहा था कि जो मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर्स है। कितनी ईयर्स है, 10 ईयर्स। मतलब 10 साल तक उसकी मशीन ही उसको हेल्प करेगी। मशीन कितने की है, 10 लाख रुपए की, और 10 साल वो उसकी मशीन हेल्प करेगी उसको। तो प्रोड्यूसर के दिमाग में एक बात आएगी, उसे पता लग गया कि इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर्स है। तो उसको पता है कि 10 साल के बाद ये मशीन खराब हो जाएगी, उसको एक नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी। तो उसके दिमाग में एक बात ये आ रही है कि भाई अगर मैं क्या करूं, एकदम से अगर ये पैसे निकालेगा तो इसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा भाई, अगर ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसको पता है ना, ऐसे करते 10 सालों तक जाएगा वो। तो ये क्या करेगा, अगर वो बंदा प्रोड्यूसर हर साल 10-10 हजार रुपए की जो अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अगर डेप्रिसिएशन की निकाल दे इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आफ्टर 10 ईयर उसकी जो गुल्लक के अंदर उसके जो उसने डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट बना रखा है, उसके अंदर टोटल कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे के पूरे वही 10 लाख रुपए। सॉरी 10,000 नहीं, चलो मान के चलते कि मशीन 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की वो मशीन थी, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। तो उसने क्या किया, हर साल क्या किया, 10,000 रुपीज उसने क्या किया, उस पॉकेट मनी के अंदर डाले, उस गुल्लक के अंदर डाले। तो 1 साल के बाद पूरे के पूरे 1 लाख रुपए उस गुल्लक के अंदर इकट्ठे हो गए। बेटा उस गुल्लक को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसको हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा इकट्ठा होगा वो कौन से गुल्लक से इकट्ठा होगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। तो अगर हम लोग बात करें बेटा डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन के जो मेन कॉजेज होंगे बेटा वो 2 तरीके से हो सकते हैं। कॉजेज 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो, या एक्सपेक्टेड वेज हो, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड वेज हो। उसके वजह से भी हम लोग बेटा डेप्रिसिएशन काउंट करना ही करना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की, तो इसके अंदर हम लोग एक एग्जांपल डाल सकते हैं बेटा, चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल, यानी कि टेक्नोलॉजी अगर जैसे हम लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो हमारे पास जितने भी मशीन्स पड़े होंगे वो टोटली वेस्टेज है हम लोगों के लिए, वो हम लोगों की हेल्प कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ओल्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। देखो मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, जो बीपीएल कंपनी थी, यानी कि जो पुराने टाइम के अंदर जो टीवी बनाने वाली वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज के अंदर मानी जाती थी, लेकिन आजकल जो है वो टीवी कोई लेता नहीं है। इसका मतलब बीपीएल कंपनी ने किस चीज की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो लोग, मतलब टीवी यूज कर रहे थे। क्योंकि आज के टाइम पे देखो आप लोगों को पता है कि एलईडीज वगैरह चलती हैं, तो बीपीएल ने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। इसकी वजह से क्या किया, उसको बहुत हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से डेप्रिसिएशन लगेगा,
ठीक है। कुछ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के अंदर या अनएक्सपेक्टेड वेज के अंदर मेनली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, नेचुरल कैलामिटीज की। क्या बात करेंगे, नेचुरल कैलामिटी आने की वजह से हम लोगों की जो कैपिटल गुड्स हैं वो क्या हो गई, टोटली खराब हो गई, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। आई होप आप लोगों को डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस में नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन मिली किसके लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल के लिए, और नेट इन्वेस्टमेंट मिली किसके लिए, एडिशन टू द एक्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक के लिए। डेप्रिसिएशन हम लोग जब भी लगाएंगे तो उसको हम एक नाम से और भी जानेंगे, क्या, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस यानी कि कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करने के लिए जो पैसे इकट्ठा होगा वो कहाँ से इकट्ठा होगा बेटा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से इकट्ठा होगा। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मेनली कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को ब्रॉडली हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट पे आता है हम लोगों का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड नंबर पे आता है हम लोगों का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग बात करें बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है फिक्स्ड। तो एक प्रोड्यूसर अपनी कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए बेटा जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम लोग कहाँ डालते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डालेंगे। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन भी कहते हैं क्या, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो बेटा जब भी हम लोग बात करेंगे यानी कि फिक्स एसेट्स के स्टॉक को बढ़ाने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की गई होगी प्रोड्यूसर की तरफ से, जो भी पैसा खर्च किया गया होगा उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले उसमें बताया था, लास्ट स्लाइड में बताया था कि इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैपिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं। तो अगर इसके हम लोग आगे फिक्स लगा दे तो इसका बेटा पूरा नाम क्या बन जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा जब भी कोई प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियसली बात है इससे होगा क्या, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। एक एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ वीटा मिल्क प्लांट का, मैंने क्या किया, मैंने एक वीटा मिल्क प्लांट एक और लगा दिया। तो ऑब्वियसली बात है बेटा जहां मान लो मैं पहले वाले वीटा मिल्क प्लांट में मान लो 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करता था, तो ऑब्वियसली बात है बेटा एक नया प्लांट लगने के बाद क्या मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होने के बाद होगा क्या, इंक्रीज इन आउटपुट। तो आउटपुट भी तो मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि मेरी जो वॉल्यूम ऑफ सेल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब वो सेल इंक्रीज होगी यानी कि जब इकोनॉमी में पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो बेटा इससे होगा क्या, हमारी इकोनॉमी की हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो जब हम लोग एक प्लांट नया लगाएंगे तो ऑब्वियसली बेटा वहां पर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ ना कुछ हम लोगों को वहां पर लेबर भी रिक्वायर्ड होगी। तो इससे होगा क्या, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी इससे, और होगा क्या, हम लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेटा वो क्या हो जाएगी, हम लोगों की इंक्रीज हो जाएगी, हमारी कंट्री की क्या होगी, इंक्रीज। क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमी की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हम लोगों को ना एग्रीगेट यानी कि इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं। तो पूरा का पूरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने से होगा क्या, हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी। तो इसी के हम लोग सेकंड कंपोनेंट पे चलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेटा इसके अंदर भी एक वर्ड लगा हुआ है क्या, इन्वेंट्री। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा इन्वेंट्री को। तो इन्वेंट्री को हम लोग ने ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, रॉ मटेरियल। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या लिखा, सेमी फिनिश्ड गुड्स। और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या लिखा है, फिनिश्ड गुड्स। मतलब क्या हुआ कि कोई सी भी प्रोड्यूस, एक देखो इसको हम लोग एक लेमन एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो मेरे पास टोटल ना मान लो 20 लाख रुपए मेरे पास टोटल खर्च करने के लिए जो मेरे पास पैसे पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट टोटल मैंने जो करनी है वो टोटल कितना पड़ा हुआ है, 20 लाख रुपए। मुझे एक दुकान खोलनी है, मान लो किसी भी चीज की या एनीथिंग एल्स कोई भी दुकान ओपन करनी है। तो देखो मुझे सोच समझ कर पैसा लगाना पड़ेगा। मुझे कुछ पैसे से तो क्या खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी। मान लो मैंने बिल्डिंग तो परचेस कर ली, वो दुकान तो परचेस कर ली, और अभी दुकान में रखने के लिए मुझे सामान भी तो परचेस करना पड़ेगा या नहीं। तो उसी सामान को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इन्वेंट्री बोल देते हैं। हो सकता है वो रॉ मटेरियल का हो सकता है वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकता है वो फिनिश्ड गुड्स भी, वो कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेंट्री के अंदर मेनली 3 कैटेगरी इंक्लूड होंगी, क्या क्या, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है मेरे पास, 20 लाख। इसी के अंदर से बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि बिल्डिंग वो कितने की है मेरे पास, फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग कितने की हो जाए, मान लेते हैं हम लोगों ने बोला कि 15 लाख रुपए की मैंने तो बिल्डिंग परचेज कर ली। अगर मैं पूरा का पूरा 20 लाख रुपए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में लगा दूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहां से होगी, दुकान में सामान कहां से बेचेंगे, उसके लिए तो पैसा है ही नहीं। तो हम लोगों को सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बेटा ये सारी की सारी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट को हम लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने की इन्वेस्टमेंट की, मैंने 15 लाख, और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की रह गई, 5 लाख। ये मैंने नॉर्मली एक एग्जांपल दिया। तो बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का
भी रोल इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि हम लोगों की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है हम लोगों की। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, देखो अगर हमारे पास जो जिसका सामान हम लोगों का स्टॉक होगा हम लोगों के पास किसका, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, वो भी अगर हमारे पास टाइम टू टाइम अवेलेबल ना हुआ तो ऑब्वियस बात है बेटा हम लोगों को प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उससे हम लोगों को इंटरप्शन से बचने के लिए हम लोगों को बेटा अपने पास प्रॉपर स्टॉक ऑफ मटेरियल रखना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को बार बार मार्केट में ना जाना पड़े, बार बार हम लोगों को जो मार्केट से सामान परचेस करके ना लाना पड़ेगा। तो इसको भी सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है बेटा, पहला पॉइंट देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। देखो हम लोगों की प्रोडक्शन तभी बेटर मानी जाएगी, तभी हम लोगों की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बेटर मानी जाएगी, या रॉ मटेरियल जो हम लोगों के पास रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स से प्रॉपर हमारे पास सामान इजीली अवेलेबल होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट। जब हमारे पास अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा, इस दूसरे नंबर पर हम लोगों ने बात की यहाँ पे क्या, डे टू डे परचेजेस कैन बी अवॉइडेड। मतलब अगर हम लोगों को रूटीन में बार बार मार्केट में जाना पड़े तो उससे हम लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मतलब हमारे पास पहले से ही कुछ ना कुछ स्टॉक हमारे पास पड़ा होना चाहिए, किसका, रॉ मटेरियल होगा या सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे, तो हमारे पास प्रॉपर स्टॉक अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी हम लोगों की जो बेटा प्रोडक्शन है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से चल पाएगी। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का, जिसके अंदर हम लोगों ने दो कैटेगरी बनाई, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग हर वीडियो के बाद डिस्कस करते हैं, क्या, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसके अंदर हम लोग थोड़े से इसके जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज डैश। देखिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करना, अगर उसके बाद नहीं आए तो आप लोग हम लोगों से प्लीज मैच कर सकते हैं। देखो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, बेटा इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन। क्या माना जाएगा इसका आंसर आप लोगों के पास, कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी हम लोगों को स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, क्या, कैपिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आप लोगों के पास, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डैश। देखिए मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर में डिस्कस किया था अभी कि एक इक्वेशन डिस्कस की थी कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस में क्या, नेट इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को याद होगा ना ये चीज। तो डेप्रिसिएशन बेटा किस लिए था, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल के लिए, और नेट इन्वेस्टमेंट किस लिए था, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक के लिए। तो अगर यहाँ से हम लोगों को बेटा नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या बन जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज। देखिए बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, और जब इसके आगे नेट लग जाएगा तो इसका मतलब है क्या पूछ रहे हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट का कॉज क्या होगा, याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था, एक एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब देखो एडिशन क्यों होगा, बिकॉज इससे हम लोगों को बेटा क्या करना होगा, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है इसका। तो इसका आंसर आप लोगों को अगर क्वेश्चन है तो क्या देना आप लोगों को, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर बेटा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे एग्जांपल भी दिया था एक, बेटा DRF यानी कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेनली किस पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो इसके नीचे डेफिनेशन में लिखा भी हो आप लोगों के पास, क्या आंसर रहेगा इसका, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के पास, डिफाइन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा आप लोगों के पास, इट रेफर्स टू दैट फंड विच प्रोड्यूसर्स कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। मैंने आप लोगों को पीछे लेक्चर में डिस्कस की थी ये बात कि बेटा मेनली जो प्रोड्यूसर होता है क्या करता है, वो कुछ ना कुछ अपने पास इन्वेस्टमेंट्स जो कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट निकाल करके एक अलग से फंड बना लेता है, जिसको बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो प्रोड्यूसर मेनली इसीलिए कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करके रखता है ताकि उसको इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करने के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए पैसे की, तो वो पैसे कहां से यूज कर पाए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को बेटा कोई भी डाउट्स लगते हैं, आप लोगों को कुछ रह जाते हैं, तो आप लोग प्लीज हम लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड आवर चैनल। थैंक यू।